उन्होंने इस डर के कारण इन क्रांतिकारियों की लाशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बोरी में भरकर नालों में बहा दिया था। उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को और खतरनाक रूप दे दिया। सुभाष चंद्र बोस जी भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनका गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांत से मतभेद हो गया। साल 1947 15 अगस्त की सुबह पूरा भारत आज़ादी की खुशी में झूम रहा था, लेकिन इस खुशी के पीछे छुपा था 200 सालों की गुलामी का दर्द, लाखों लोगों का बलिदान और एक खून से सनी हुई कहानी। आपने कभी सोचा है कि वो कौन से पल थे जिन्होंने भारत को आज़ादी की ओर बढ़ने पर मजबूर कर दिया? वो कौन से आंदोलन थे जिन्होंने अंग्रेजों की नींव को हिलाकर रख दिया? और आखिरकार आज़ादी की कीमत इतनी भारी क्यों पड़ी? मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा कि आज़ादी किसी अंग्रेज की जी हजूरी करके भीख में नहीं मिली है, इसे हमारे क्रांतिकारियों ने अपने खून को बहाकर पाया है। तो इस वीडियो में हम केवल तथ्यों पर नहीं बल्कि उन कहानियों पर भी चर्चा करेंगे जो इस संघर्ष को जीवंत बनाती हैं। और हाँ, मैं वादा करता हूँ कि वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा सवाल मिलेगा जो शायद आपको अपने इतिहास को एक नई नज़र से देखने पर मजबूर कर देगा। तो हम विस्तार से जानेंगे कि हमारे क्रांतिकारियों का कितना बड़ा योगदान रहा है हमारे देश को आज़ाद मुल्क बनाने में। आज़ादी की लड़ाई में लोग अक्सर गांधी जी की अहिंसा और सत्याग्रह पर बात करते हैं, बट डू यू नो कि आज़ादी का यह सफर सिर्फ अहिंसा का नहीं था। इस सफर में वो लोग भी थे जिन्होंने बंदूकें उठाई, बॉम्ब बनाए और अपने प्राणों की आहुति दे दी। भारत की आज़ादी की शुरुआत साल 1857 के विद्रोह से मानी जाती है। इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। मंगल पांडे ने बैरकपुर की छावनी में जो विद्रोह की चिंगारी जलाई, उसने अंग्रेजों को एहसास दिलाया कि भारतवासी अब चुप नहीं बैठेंगे। लेकिन 1857 का यह विद्रोह असफल रहा। इसके बाद देश को आजादी दिलाने के लिए दो धाराएं बन गईं। एक तरफ गांधी जी और नेहरू जैसे नेता जो शांतिपूर्ण रूप से लड़ाई लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ वे क्रांतिकारी जो मानते थे कि आजादी सिर्फ संघर्ष से मिलेगी। अब सवाल ये उठता है कि इन क्रांतिकारियों ने कौन कौन से योगदान दिए और इनकी लड़ाई कितनी महत्वपूर्ण थी। तो हम शुरुआत करते हैं उन युवाओं से जिनकी कहानियां आज भी दिल को छू लेती हैं। 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के भावरा गांव में जन्मे चंद्रशेखर आजाद का असली नाम चंद्रशेखर तिवारी था। इन्होंने 15 साल की उम्र में ही महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उनकी पहली गिरफ्तारी के समय जब जज ने उनका नाम पूछा तो उन्होंने कहा, मेरा नाम आजाद है, पिता का नाम स्वतंत्रता और घर मेरा जेल खाना है। और यहीं से उनका नाम पड़ा आजाद। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के समाप्त होने के बाद चंद्रशेखर ने सशस्त्र क्रांति का रास्ता चुना। वे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े, जिसे बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में चेंज कर दिया गया। ये गठन भारत को सिर्फ आजाद नहीं करना चाहता था, बल्कि एक समाजवादी और समानता पर आधारित एक राष्ट्र की स्थापना करना चाहता था। 300 killed and hundreds wounded is a conservative estimate. 9 अगस्त 1925 को चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने लखनऊ के पास काकोरी ट्रेन डकैती को अंजाम दिया। उन्होंने अंग्रेजी सरकार का खजाना लूटकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन जुटाया। ये पहली बार था कि जब भारतीय क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को सीधे चुनौती दी थी। हालांकि इस घटना के बाद ब्रिटिश सरकार ने कई क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आजाद बच निकले और क्रांति की इस मसाल को जलाए रखा। 1925 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर जब लाठीचार्ज हुआ तो उसमें इनका निधन हो गया। तभी आजाद ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के साथ मिलकर अंग्रेजी अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या करने का फैसला किया। सैंडर्स की हत्या ने ब्रिटिश सरकार को हिला कर रख दिया। भगत सिंह और आजाद का यह कदम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एहसास का और बलिदान का प्रतीक बन गया। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को ब्रिटिश पुलिस ने घेर लिया। उन्होंने साहस और वीरता से लड़ते हुए कई अंग्रेजी सिपाहियों को मार गिराया। जब उनके पास आखिरी गोली बची तो उन्होंने खुद को मार ली। चंद्रशेखर आजाद ने एक प्रतिज्ञा की थी कि वो कभी ब्रिटिश सरकार के हाथों जीवित नहीं पकड़े जाएंगे। लेकिन दूसरी बात यह थी कि अगर आजाद जी पकड़े जाते तो अंग्रेजी सरकार उन्हें बहुत सारी यातनाएं देती और जिससे उनके सहयोगी क्रांतिकारी खतरे में पड़ जाते, जिससे उनका आत्मविश्वास घट जाता। 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद की शहादत के बाद क्रांतिकारी आंदोलन को बहुत बड़ा झटका लगा। अब एक सवाल था कि उनके जाने के बाद अब इस आंदोलन की अगुवाई कौन करेगा। उस समय भगत सिंह न सिर्फ एक नेता थे बल्कि एक विचारधारा का भी प्रतीक थे। उन्होंने चंद्रशेखर आजाद की इस विरासत को न केवल संभाला बल्कि उसे और भी मजबूत बनाया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में हुआ था। भगत सिंह ने बचपन से ही अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना सीखा। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड ने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। जब ये कांड हुआ था तो उनकी उम्र महज 12 साल थी। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की असेंबली में बॉम्ब फेंके।
लेकिन ये बॉम्ब जानलेवा नहीं थे, ये बहरे कानों को सुनाने के लिए थे। वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार उनकी बातों को सीरियस ले। बॉम्ब फेंकने के बाद भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करवा लिया। जेल में रहते हुए भगत सिंह ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपनी विचारधाराओं को और मजबूत किया। उन्होंने कई लेख लिखे जिनमें उन्होंने समाजवाद, समानता और स्वतंत्रता पर जोर दिया। उन्होंने 64 दिनों तक भूख हड़ताल की, जो राजनीतिक कैदियों के साथ हो रहे भेदभाव के खिलाफ थी। उनकी हड़ताल ने पूरे देश का ध्यान खींचा। जहां भगत सिंह को देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस देश के खिलाफ और अंग्रेजों के पक्ष में थे, या यूं कहें कि वो अंग्रेजों के तलवे चाटा करते थे। तेज बहादुर सप्रू एक प्रमुख वकील और नेता थे जो ब्रिटिश सरकार के पक्ष में थे। उन्होंने भगत सिंह की रणनीतियों की आलोचना की। महाराजा जयाजी राव सिंधिया, जो कि ग्वालियर के शासक थे, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया और विद्रोह को दबाने में मदद की। हैदराबाद के शासक ने भी अंग्रेजों का समर्थन किया। इसके अलावा कुछ अन्य शासकों और अधिकारियों ने भी अंग्रेजों को सैन्य और आर्थिक सहायता प्रदान की। ऐसे ही देशद्रोहियों की वजह से अंग्रेजों ने 200 सालों तक हमारे भारत पर राज किया था। पूरे भारत में अंग्रेजी जासूस हिंदुस्तानी मुखौटा पहनकर बैठे हुए थे। लेकिन भगत सिंह ने इन सभी आलोचनाओं का जवाब देते हुए कहा कि आप हमें आतंकवादी कहते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई सिर्फ स्वतंत्रता और न्याय के लिए है। भगत सिंह को फांसी 24 मार्च को दी जानी थी, लेकिन भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को 23 मार्च को ही फांसी दे दी गई। उनको ये डर था कि इन क्रांतिकारियों की वजह से पूरा हिंदुस्तान कहीं जाग न जाए और हमारे खिलाफ आवाज न उठाने लगे। और फांसी तक तो ठीक था, उन्होंने इस डर के कारण इन क्रांतिकारियों की लाशों को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर बोरी में भरकर नालों में बहा दिया था। इस टाइम पर उनकी उम्र महज 23 साल थी। उनकी शहादत ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया। लाखों भारतीय सड़कों पर उतर आए, नारेबाजी होने लगी। Mossadegh and his government were swept from power in favor of General Zahedi. उनकी शहादत ने स्वतंत्रता संग्राम को और खतरनाक रूप दे दिया। इस संघर्ष से अंग्रेजों का आत्मविश्वास बहुत बुरी तरह से हिल गया। भगत सिंह एक बात कहते थे कि आप किसी व्यक्ति को मार सकते हैं, लेकिन उसके विचारों को नहीं। जहां एक तरफ भगत सिंह जी की शहादत हुई, तो दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस जी भी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे। हम सब गुलाम हैं, हमारे हाथ में है क्या? हमारे रास्ते में आएगी भूख, प्यार, तकलीफें। दोस्तों, इसी लड़ाई से देश की तकदीर बदलने वाली थी। तो चलिए बात करते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने ऐसा क्या किया कि पूरे देश की तकदीर ही बदल दी और जिससे हमारा देश आजाद हो गया। सुभाष चंद्र बोस जी का बचपन से ही एक सपना था, पूरे भारत को आजाद देखना। वे पढ़ाई में अव्वल थे और भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी ICS में भी चयनित हुए, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी सरकार की इस नौकरी को ठुकरा दिया और स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। उनका टारगेट सशस्त्र संघर्ष के जरिए अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना था। साल 1939 में सुभाष चंद्र बोस को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया, लेकिन उनका गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांत से मतभेद हो गया और इसीलिए उन्होंने 1939 को कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक नाम के एक अलग दल का गठन किया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी ने महसूस किया कि ये अंग्रेजों को हराने का बहुत अच्छा टाइम है। 1941 में वे गुप्त रूप से जर्मनी पहुंचे और एडोल्फ हिटलर से मुलाकात की। हिटलर की मदद से उन्होंने फ्री इंडिया सेंटर और फ्री इंडिया रेडियो की स्थापना की, जिससे उन्होंने भारतीयों के बीच आज़ादी की भावना को मजबूत किया। इसके बाद 1943 में वे जापान गए और आज़ाद हिंद फौज के नेतृत्व की कमान संभाली। साल 1943 में नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की और इसमें लाखों भारतीयों ने हिस्सा लिया, जिनमें से अधिकतर वे सैनिक थे जो ब्रिटिश भारतीय सेना से पकड़े गए थे। नेताजी ने दिल्ली चलो का नारा दिया और अपने सैनिकों को भारत की आज़ादी के लिए मर मिटने की प्रेरणा दी। उन्होंने अंडमान और निकोबार के द्वीपों को शहीद स्वराज के रूप में घोषित कर दिया, जो आज़ाद भारत का प्रतीक बने। 1944 में आज़ाद हिंद फौज ने नॉर्थ ईस्ट में प्रवेश किया और अंग्रेजों के खिलाफ इम्फाल और कोहिमा में भयंकर लड़ाई लड़ी। हालांकि जापान और जर्मनी को हारने के बाद फौज को पीछे हटाना पड़ा, लेकिन नेताजी और उनकी सेना ने अंग्रेजों को यह संदेश दिया कि भारत अब गुलामी सहन नहीं करेगा। 18 अगस्त 1945 में नेताजी एक विमान दुर्घटना में लापता हो गए, लेकिन ये घटना आज तक एक रहस्य बनी हुई है। उनके निधन की खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, लेकिन उनके विचार और क्रांतिकारी भावना भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और प्रबल कर रहे थे। नेताजी की इस आज़ाद हिंद फौज के कारण हमारे देश को 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली। लेकिन आज हमारा ये फर्ज बनता है कि उनके द्वारा दी गई इस विरासत को हम संभाल कर रखें और इस देश को और संपन्न बनाएं। तो चलिए दिल से बोलिए जय हिंद, जय भारत।